दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था और दुनिया का सबसे अमीर सिंगल मार्केट, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और यूरोपीय संघ के बीच हो रहे एक विशाल व्यापार समझौते की, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देने की क्षमता है। लेकिन ये सौदा सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का नहीं है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक बड़े भू राजनीतिक तनाव को भी जन्म दे रहा है। तो असल में चल क्या रहा है? इस विश्लेषण में हम इस पूरे सौदे की गहराई से पड़ताल करेंगे। सबसे पहले हम इसके पैमाने और महत्व को समझेंगे। फिर अमेरिका के आरोपों पर नजर डालेंगे कि यह सौदा कैसे अप्रत्यक्ष रूप से रूस के युद्ध प्रयासों को फंड कर सकता है। हम यह भी देखेंगे कि क्या अमेरिका के तर्क में कोई विरोधाभास है और उनकी असली रणनीतिक चिंताएं क्या हो सकती हैं। और अंत में हम इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखेंगे कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे एक बड़े बदलाव का संकेत कैसे है। चलिए शुरुआत इस सौदे के आकार को समझने से करते हैं। ये कोई आम सौदा बिल्कुल नहीं है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने इसे सभी व्यापार सौदों की जननी यानी द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है और ये दिखाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर इसे आंकड़ों में देखें तो ये समझौता सचमुच अभूतपूर्व है। हम लगभग 2 अरब लोगों की आबादी और दुनिया की कुल जीडीपी के 25% यानी 1/4 हिस्से की बात कर रहे हैं। नैफ्टा जैसे जो पिछले बड़े व्यापार समझौते थे, ये उन्हें भी कहीं पीछे छोड़ देता है। ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था यानी भारत और दुनिया के सबसे धनी बाजार यूरोपीय संघ का एक साथ आना है। तो इस सौदे के मुख्य बिंदु क्या हैं? इसमें कपड़ा और ऑटोमोबाइल जैसे सामानों पर टैक्स कम करना और आईटी और बैंकिंग जैसी सेवाओं के लिए बाजार खोलना शामिल है। लेकिन इसका एक बड़ा रणनीतिक लक्ष्य भी है, जिसे चाइना+1 रणनीति कहा जाता है। इसका मतलब है यूरोपीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना कि वो अपनी सप्लाई चेन को सिर्फ चीन तक सीमित न रखें, बल्कि उसका एक हिस्सा भारत में भी स्थानांतरित करें। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कोई इस सौदे से खुश नहीं है। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया। अमेरिका का जो मुख्य आरोप है वो काफी गंभीर है। उनका कहना है कि इस व्यापार सौदे के जरिए यूरोप एक तरह से रूस की युद्ध प्रयासों को ही आर्थिक मदद दे रहा है। ये काम कैसे करता है? अमेरिका इसे रूसी तेल त्रिकोण कह रहा है। देखिए, होता ये है कि पहले रूस भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचता है। दूसरा, भारत की रिफाइनरियां उस कच्चे तेल को डीजल और जेट फ्यूल जैसे तैयार उत्पादों में बदल देती हैं। और तीसरा, यूरोपीय संघ फिर इन्हीं तैयार उत्पादों को भारत से खरीदता है। तो भले ही यूरोप सीधे रूस से तेल नहीं खरीद रहा, पैसा घूम फिरकर रूस तक पहुंच ही रहा है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जब हम अमेरिका के रुख को और ध्यान से देखते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है, क्या यहाँ दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं? यहाँ एक स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ अमेरिका यूरोप की आलोचना कर रहा है कि वो भारत के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल खरीद रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका खुद रूस से सीधे परमाणु ईंधन और यूरेनियम जैसी महत्वपूर्ण चीजें खरीद रहा है। ये कुछ वैसा ही लगता है कि जो हम कहें वो करो, जो हम करें वो नहीं। ये दोहरा मापदंड सोचने पर मजबूर करता है। क्या अमेरिका की आलोचना वाकई नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है या इसके पीछे कोई और वजह है? ऐसा लगता है कि इस आधिकारिक तर्क के नीचे कुछ गहरी रणनीतिक चिंताएं छिपी हो सकती हैं। तो अमेरिका की असली चिंताएं क्या हो सकती हैं? चलिए इन आधिकारिक तर्कों से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं। अमेरिका के लिए कई चिंताएं हो सकती हैं। पहली, ये सौदा भारत पर उसके आर्थिक प्रभाव को कमजोर करता है। दूसरी, ये पश्चिमी देशों की एकता में दरार डाल सकता है, जिससे रूस पर लगाए गए प्रतिबंध कम असरदार हो जाते हैं। और तीसरी, ये वैश्विक निवेश और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सीधी प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। मतलब पूंजी और नौकरियां अमेरिका के बजाय भारत जा सकती हैं। अब चलिए एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये भारत यूरोपीय संघ का सौदा और इस पर अमेरिकी प्रतिक्रिया, ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये वैश्विक व्यवस्था में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। हम उस दुनिया से आगे बढ़ रहे हैं जहां अमेरिका एकमात्र आर्थिक महाशक्ति था। अब हम एक बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर दुनिया में हैं, जहां चीन, भारत और यूरोपीय संघ जैसे कई शक्ति केंद्र हैं।
और इस नई दुनिया में भारत यूरोपीय संघ जैसे बड़े क्षेत्रीय सौदे वैश्विक राजनीति के नियमों को फिर से लिख रहे हैं। तो इससे पहला बड़ा सबक ये मिलता है, व्यापार विचारधारा पर भारी पड़ रहा है। देश अब व्यावहारिक व्यापारिक हितों को पुराने वैचारिक गठबंधनों से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। दूसरा सबक, ऊर्जा सुरक्षा सबसे ऊपर है। जब किसी देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने की बात आती है तो ये ज़रूरतें अक्सर नैतिक तर्कों पर हावी हो जाती हैं। और अंतिम सबक, राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। इस नई वैश्विक व्यवस्था में हर देश अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है और पुराने गठबंधनों के प्रति वफादारी की अब कोई गारंटी नहीं है। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे आर्थिक शक्ति दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल रही है, क्या वैश्विक सहयोग का जो मौजूदा ढांचा है वो बिखर जाएगा या फिर वो एक नए बदले हुए रूप में फिर से उभरेगा? भविष्य क्या आकार लेगा, ये देखना अभी बाकी है।